द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी हम मेरे प्रिय दोस्तों पहले लेक्चर में हमने देखा कि क्या क्या पढ़ा, उसको हम रिकैप कर लेते हैं एक बार। हमने जाना कि एल्केलिन अर्थ मेटल नाम क्यों पड़ा, एल्केली अर्थ मेटल नाम क्यों पड़ा, और बेरिलियम क्यों रेयर होता है, रेडियम क्या होता है, रेयरेस्ट होता है, और कितना मात्रा में कौन क्या प्रेजेंट होता है, इसके बारे में जाना। और साथ में हमने ये जाना कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है और किसके मध्य होती है, किसके बीच होती है और क्यों होती है, इसके बारे में पता किया। और ग्रुप 1 एलिमेंट एल्केली मेटल के का डिटेल पढ़ा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा, हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी जानी कैसी होती हैं, वो कैसे कलर इम्पार्ट करते हैं अपने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ये जाना। और साथ में जो चार्ट दिया हुआ था एनसीईआरटी में बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, इसका देखा। और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर, एयर के साथ में कैसी रिएक्टिविटी शो करती है, और हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर, उसके बाद पढ़ा रिएक्टिविटी टुवर्ड डाइहाइड्रोजन, उसके बाद पढ़ा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, उसके बाद पढ़ा रिड्यूसिंग नेचर। और उसके बाद में सलूशन को देखा कि अगर लिक्विड अमोनिया में रखते हैं तो उसका सलूशन कैसा होगा, ब्राउन होगा या ब्लू कलर का होगा, ये देखा। उसका अब हम अगला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, द यूजेज आखिर एल्केली मेटल का कहाँ कहाँ है, तो इसको आप देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें लिखा हुआ है लिथियम मेटल इज़ यूज टू मेक यूजफुल एलॉयज। जो लिथियम मेटल है वो यूजफुल एलॉय बनाने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल विथ लेड के साथ में अगर होगा तो मेक करेगा वाइट मेटल। बेयरिंग फॉर मोटर इंजन, बेयरिंग बनाएगा मोटर इंजन का, जो मोटर इंजन की बेयरिंग होती है वो बनती है लिथियम से। यानी कि जब लेड के साथ में होगा लिथियम तो क्या क्या बनाएगा, वाइट मेटल और मोटर इंजन, ठीक है। अगर एल्युमिनियम के साथ में होगा तो एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अगर मैग्नीशियम के साथ में होगा तो मैक आर्मर प्लेट, उसको क्या बनाएंगे, आर्मर प्लेट। आगे लिखा हुआ है इट इज यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। तो आर्मर प्लेट कहाँ पर यूज होता है, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए चाहिए, वरना रेडिएशन लीक होगा। तो वहाँ कहाँ जो आर्मर प्लेट होता है कहाँ पर यूज होता है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में। आगे कह रहा है लिथियम इज आल्सो यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, यानी कि बैटरी बनाने में लिथियम का उपयोग होता है। आजकल सुने होंगे कि लिथियम की बैटरी है या सीजीएम की बैटरी है या और किस चीज़ की बैटरी है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये बैटरी बनाने में भी इसका यूज होता है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने में भी इसका यूज होता है। अब हम तो बोल तो गए इतना ज़्यादा ये होता है, लेकिन इसको याद कैसे करोगे, तो इसको याद करने के लिए एक मेरी ट्रिक देखो, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई साहब। ली भैया एक हमारे सी जिनपिंग थे तो बहुत ही अमीर थे, तो ली सफ़ेद मोटर अब एयरक्राफ्ट मगिहे रक्षक लिए, एयरक्राफ्ट मांगेंगे रक्षा के लिए। तो ली सफ़ेद मोटर अब एयरक्राफ्ट मांगेंगे किसके लिए, रक्षा के लिए। हमने सफ़ेद मोटर ले लिया था, अब भाई बम उनको गिरा दे, इसके लिए हमको क्या करना है, एयरक्राफ्ट से गिरा दें उसको पहले ही। तो ली यानी कि लिथियम हो गया, सफ़ेद। अब ली सफ़ेद मोटर जो इतना है ये तुम्हारा लेड के साथ में बनाएगा, किसके साथ में, ली मतलब लिथियम और ली से लेड भी होता है, ठीक है। तो ली से लिथियम और ली से लेड भी होता है। अगर ये लेड के साथ में होगा तो बनाएगा सफ़ेद यानी कि वाइट मेटल, ठीक है। और साथ में मोटर यानी कि मोटर की बेयरिंग बनेगी या उसका मेटर बेयरिंग बनेगी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है मोटर इंजन की जो बेयरिंग बनती है उसमें उपयोग होगा, यानी कि मोटर, ठीक है। तो मोटर से याद हो जाएगा। अब मतलब एल्युमिनियम, अगर ये लिथियम एल्युमिनियम के साथ में होगा तो एयरक्राफ्ट का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। मांगेंगे रक्षा के लिए, अगर मैग्नीशियम के साथ में होगा तो रक्षा के लिए बनाएंगे क्या, आर्मर प्लेट, ठीक है। रक्षा किसका करेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होगा। तो इसको आसानी से याद कर सकते हो इससे, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई इसको याद करने के लिए। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आगे कहता है लिथियम इज आल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये तो पढ़ चुके। आगे कह रहा है सोडियम इज यूज टू मेक सोडियम लेड एलॉय नीडेड टू मेक टेट्राइथाइल लेड एंड टेट्रामिथाइल लेड। तो टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड तुम्हारा ऑर्गेनो कंपाउंड है जो तुम्हारा यूज होता था पहले एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह, ठीक है, पेट्रोल में। यानी कि जो आवाज़ होती है पेट्रोल में वो ना हो, इसके लिए टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामेथाइल लेड डाला जाता था, जो किससे बनता था, सोडियम लेड एलॉय, ठीक है।
सोडियम लेड एलाई की उपस्थिति में ही टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड बनता था। ठीक है, आगे कह रहा है दीज आर्गेनोलेड कंपाउंड। आर्गेनोलेड कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मेटल डायरेक्टली कनेक्ट है कार्बन से, और मेटल अगर डायरेक्टली कनेक्ट होता है कार्बन से तो उसको कहते हैं आर्गेनो कंपाउंड। ठीक है, अब लेड के साथ में जुड़ा है तो आर्गेनोलेड कंपाउंड हो गया। आगे देख रहे हो कह रहे हैं दीज आर्गेनोलेड कंपाउंड वर अर्लियर यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एडिटिव टू पेट्रोल। कह रहे पहले शुरुआत में बहुत पहले अर्लियर यूज करते थे इसको एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह पेट्रोल में, बट नाउ डेज व्हीकल यूज्ड लेड फ्री पेट्रोल। लेकिन अब क्या कर दिया गया, कहते हैं कि लेड फ्री पेट्रोल होता है, लेड में होता है नहीं है। और लेड होने का एक नुकसान और है, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, क्योंकि वो जो पैलेडियम, रोडियम और ये सब होते हैं जो कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज होते हैं, उनको लेड क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। इसलिए लेड फ्री पेट्रोल यूज किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है लिक्विड सोडियम मेटल यूज्ड एज कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये चीज़ ध्यान देना, फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन यूज होता है, कूलेंट की तरह, यानी कि ठंडा करने के लिए कौन यूज होता है, लिक्विड सोडियम। क्या यूज होता है, लिक्विड सोडियम। सॉलिड सोडियम नहीं है, लिक्विड सोडियम यूज होता है फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसको ठंडा रखने के लिए। अब आगे कह रहा है पोटेशियम, इतना समझ में आया? ठीक है, आगे कह रहा है पोटेशियम हैज भैया का हैज, पोटेशियम हैज ये वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका वाइटल रोल है, किसका, पोटेशियम का। पोटेशियम और सोडियम तो ही मेन होता है, सोडियम पोटेशियम चलता है ना अपने बॉडी में। आगे कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड इज यूज एज फर्टिलाइजर। अरे जो आता ना, कहते हैं पोटास डाल दो, तो पोटास क्या होता है, केसीएल वाला सोल्यूशन होता है उसमें। तो ये पोटेशियम क्लोराइड जो होता है केसीएल तुम्हारा किसमें यूज होता है, फर्टिलाइजर में। अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप। तो पोटेशियम KOH बनाओगे क्या बनेगा, सॉफ्ट सोप। क्या बनेगा, तो KOH तुम्हारा यूज होता है सॉफ्ट सोप के लिए। ठीक है, तो हार्ड के लिए बताओ, NaOH तुम्हारा हार्ड के लिए होता है। ठीक है, ये सोप पे पढ़ोगे तो वहां पढ़ाएंगे। आगे कह रहा है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसका तुम सब फोटोसिंथेसिस में प्रयोग भी देखे होंगे। KOH सोक्ड काटन उसमें तो CO2 को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि CO2 इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो वहां भी पढ़ते होंगे। आगे कह रहा है सीजियम इज यूज्ड इन डिवाइजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। अभी तुम पहले पढ़े थे कि पोटेशियम और सीजियम दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होती हैं, पढ़े थे ना आगे कि पोटेशियम और सीजियम दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये डिवाइजिंग अगर फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहेगा तो केवल कौन है, सीजियम है। क्या है, डिवाइजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में कौन बता रहा है, सीजियम को केवल। और वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स था तो सीजियम दिखाया था ना, सीजियम पोटेशियम दोनों। एक चीज ध्यान देना, जो ये तुम्हारे एल्कलाइन मेटल होते हैं, इनमें विजिबल रीजियन का कोई भी कलर गिर जाए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। लेकिन जो अनदर होते हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रांगर डालना पड़ेगा, यानी कि लो वेवलेंथ तो हाई फ्रिक्वेंसी की डालना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो वहाँ पर पढ़ोगे वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होता है, एल्कली मेटल में। तो ये ध्यान रखना कि एल्कली मेटल का विजिबल रीजन का कोई भी पड़ेगा तो निकाल सकते हैं कलर। ओके, आगे क्या है 10.2, यहाँ तक समझ में आया? बताओ डिवाइजिंग फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स में कौन यूज होता है, पोटेशियम और कैल्शियम और सीजियम दोनों। नहीं, केवल सीजियम डिवाइजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में। और बताओ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में कौन यूज होता है, दोनों। लेकिन डिवाइजिंग अगर बोल दे तो सीजियम। देखो डिवाइजिंग जिंग सीजियम, पोटेशियम तो सी से यानी कि सी, यहाँ पर इसको कहना है, ऐसे समझ लेना, डिवाइजिंग मतलब सीजियम है। ठीक है, आपने एक रिदम बना लेना कि इससे होगा ऐसे, वरना फिर गलत कर दोगे। देखो अगर अगला कह रहा है 10.2 में कह रहा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ द एल्केली मेटल्स। तो एल्केली मेटल्स का जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं क्या है। कह रहा है ऑल द कॉमन कंपाउंड ऑफ द एल्केली मेटल्स आर जनरली आयनिक इन नेचर। जो एल्केली मेटल के कॉमन कंपाउंड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं।
क्योंकि क्या होता है, ऐसे मेटल होता है ना, मेटल और नॉन मेटल से जुड़ेंगे जनरली। ये मेटल ये होते ही हैं और जनरली जुड़ते हैं किससे, नॉन मेटल से। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो जनरली क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। यहाँ भी ऐसा नहीं लग रहा कि गलत दिया, ऑल द मेटल कह दिया है। ऑल द कह रहा, ऑल द कॉमन कंपाउंड्स ऑफ द एल्केली मेटल्स आर जनरली सामान्यता, ये नहीं कह रहा सभी हैं, कह रहा कि जितने भी कॉमन कंपाउंड हैं वो क्या जनरली क्या है, आयनिक नेचर के हैं। वो सभी को नहीं, सभी कंपाउंड को नहीं बता रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम ऑफ देयर कंपाउंड्स आर डिस्कस हियर। अब ये बताओ, एटॉमिक नंबर बढ़ने पर क्या एल्केली मेटल का कैरेक्टर जनरली बढ़ता था? हाँ, मतलब कि रिएक्ट करने की टेंडेंसी कुछ बढ़ जाती थी। ग्रेजुअली जनरली बढ़ता था ना, लेकिन डी ब्लॉक पढ़ोगे ग्रेजुअली बढ़ता है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ा बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। देखो अगला है 10.2.1 ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड्स। आगे कह रहा है ऑन कंबस्शन इन एक्सेस ऑफ एयर, अगर एक्सेस एयर होगा तो लिथियम फॉर्म्स मेनली द ऑक्साइड ना, मोनोऑक्साइड बनाते थे ना, Li2O प्लस सम पराक्साइड Li2O2, तो Li2O बनाएगा और साथ में कुछ पराक्साइड भी बनाएगा Li2O2। आगे कह रहा सोडियम फॉर्म द पराक्साइड, सोडियम पराक्साइड बनाएगा Na2O2 एंड सम सुपर ऑक्साइड बनाएगा NaO2, सम बनाएगा थोड़ा सा। आगे कह रहा है कि व्हिल्स्ट पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फॉर्म्स द सुपर ऑक्साइड, जबकि पोटेशियम रूबिडियम सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड, क्योंकि सुपर ऑक्साइड किसके साथ स्टेबल होता है, जिसकी साइज बड़ी बड़ी होती है। अब इसे ये किस टाइप का होता है, MO2, जैसे KO2 ले लो, CSO2 ले लो ना, RbO2 ले लो, ये सब क्या है, सुपर ऑक्साइड है। यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, -12। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कितना होगा, -12। देखो क्या है, अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशंस प्योर कंपाउंड्स M2O, M2O2, MO2 यानी कि ऑक्साइड, पराक्साइड और सुपर ऑक्साइड में बी प्रिपेयर्ड, यानी कि एप्रोप्रिएट कंडीशन दोगे, यानी कि डिफरेंट कंडीशन पे ये सब बन सकती हैं। यानी कि जब वो बनना, जिसके लिए वो प्रोसेस दिया गया होगा उसको अप्लाई करोगे तो ये आसानी से बन जाएंगी, ठीक है। आगे रहा है द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पराक्साइड और सुपर ऑक्साइड एज द साइज ऑफ द मेटल आयन इंक्रीज इज ड्यू टू द स्टेबिलाईजेशन ऑफ लार्ज एनायन बाय लार्जर कैटायन थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट। अब देखो तुमसे पूछ ले, बताओ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, सुपर ऑक्साइड या पराक्साइड का, सुपर ऑक्साइड या पराक्साइड का, तो क्या करोगे, जैसे जैसे उनकी साइज मेटल साइज बढ़ती जाए, हाँ जैसे ऊपर से नीचे जाओगे साइज क्या होगी, बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो सुपर ऑक्साइड और पराक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि अगर MO2 का टाइप का पूछ ले तो LiO2 तो बनाता नहीं है सुपर ऑक्साइड, और उसके बाद NaO2 बनाता है तो NaO2, उसके बाद में तुम्हारा, उसके बाद KO2, उसके बाद RbO2, फिर CSO2, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख सकते हो ना। सबसे ज़्यादा किसकी होगा, CSO2 का होगा। पराक्साइड और सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी पूछ सकता है अपने आप बना के, तो क्या बनाओगे, नीचे की तरफ क्या होगी, बढ़ेगी स्टेबिलिटी, तो इस लाइन का ये अपने आप बना सकते हो इसका, ओके। जैसे जैसे साइज मेटल का इंक्रीज होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, पराक्साइड सुपर ऑक्साइड की। आगे देखो, अगर तुमको समझ में है आगे अपने आप लिख लेना। आगे कह रहा है कि इज ड्यू टू द स्टेबिलाईजेशन ऑफ लार्ज एनायन बाय लार्ज कैटायन थ्रू लैटिस एनर्जी, तो लार्ज एनायन का लार्ज कैटायन द्वारा स्टेबिलाईजेशन हो जाता है, किसके कारण, लैटिस एनर्जी इफेक्ट के कारण। किसके कारण, बिकॉज ऑफ लैटिस एनर्जी इफेक्ट, बिकॉज ऑफ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, कौन से, यही जो अभी आप पढ़ा है। हाँ ये वाला कह रहे हैं, इज ड्यू टू द स्टेबिलाईजेशन ऑफ लार्ज एनायंस, लार्ज एनायन होगा तो बाई लार्जर कैटायन, तो लार्ज एनायन होगा, लार्ज कैटायन होगा तो दोनों कंपेरेबल एनर्जी के होंगे, ठीक है। और कंपेरेबल एनर्जी के होंगे, कंपेरेबल साइज के होंगे। मान लो एक बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा ना, अब मान लो तुम्हारे पास में ये था, एक बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा, ठीक है, इसके साथ में गुल्लू सा चिपक गया मन बगल में, ठीक है, तो इसको हाथ से पकड़ के आसानी से छुड़ा सकते हो ना, क्योंकि इसमें बाइंडिंग कम होगी। लेकिन यही मान लो कोई बड़ा था, कंपेरेबल साइज का था, और यही अगर कंपेरेबल साइज का आ गया तो ज़्यादा एरिया नहीं कवर चिपका है, देखो ज़्यादा चिपका है कि नहीं चिपका, बताओ ये, और इसमें थोड़ा चिपका है, तो इसको निकालना आसान है कि इसको निकालना आसान है, छोटे वाले निकालना आसान है। तो जब कंपेरेबल साइज की होगी तो स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा ही ना। और एक ये क्या बहुत छोटा आ गया है, बहुत बड़ा आ गया, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। और जब दोनों कैटायन एनायन दोनों क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, तो इनमें सरफेस एरिया ज़्यादा कवर होता है बॉन्डिंग में ना, ज़्यादा चिपकते हैं एक दूसरे से, ज़्यादा ओवरलैपिंग शो करते हैं। ज़्यादा ओवरलैपिंग शो करेंगे तो क्या होगा, इनकी लैटिस एनर्जी भी हाई होगी। लैटिस एनर्जी क्या, हाँ, जो लैटिस एनर्जी होती है
किसी भी लैटिस को किसी भी लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। मान लो NaCl क्रिस्टल है, अब इसको Na प्लस और प्लस Cl माइनस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी क्या होगी? लैटिस एनर्जी। अब तो ये तुम्हारी क्या होती है? लैटिस एनर्जी। अब आगे तुम्हारा क्या कह रहा है कि अब समझ पाया लैटिस एनर्जी? आगे कह रहा है दीज ऑक्साइड आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इनको आसानी से, ये जो ऑक्साइड होती हैं आसानी से रिएक्शन कर जाएंगी वाटर से और बनाएंगी हाइड्रोक्साइड उनका। से M2O है प्लस H2O तो 2MOH बन जाएगा ना। आगे अगर M2O2 है, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो एक बात ध्यान रखना, अगर M2O2 है पेरोक्साइड पहले ही तो पेरोक्साइड तो बनाएगा ही ना, तो इसमें पेरोक्साइड भी बनेगा। अगर सुपर ऑक्साइड है तो O2 भी निकालेगा, इसीलिए कहते हैं KO2। अब ये रिएक्शन आएगा, KO2 तुम्हारा यूज होता है मतलब ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, एरोबिक कंडीशन। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन एरोबिक कंडीशन को इंक्रीज करने के लिए यूज होगा, तो क्या बताओगे? KO2, CSO2, RbO2 को यूज कर सकते हो ना, क्योंकि O2 क्या कर रहा है? निकाल रहा है ये। और MO2 है 2H2O से करवाओगे रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन करवा दोगे भाई। मान लो जहाँ कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ लेकर गए पानी और साथ में MO2 लेकर गए, यानी कि KO2 लेकर गए। और KO2 का इसलिए जहाज में यूज करते हैं, जो सबमरीन होती हैं सबमरीन, उस पर इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर पानी तो होता ही है, वहाँ पे पानी होता है, उससे रिएक्शन करा देते हैं, वो बन जाता है O2। तो जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, क्या काम करता है? KO2 क्या काम करता है? O2 KO2 क्या करता है? ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहा है, यानी कि एरोबिक कंडीशन बढ़ाएगा ना। मतलब स्पेस में अगर देखेगा अभी ऑक्सीजन खत्म हो गया हाँ तो तो हाँ तुम्हारे पास सुपर ऑक्साइड हो और वाटर हो, हाँ, या तुम्हारे अगर सबमरीन में है बहुत नीचे ऑक्सीजन खत्म हो रही है तो वहाँ पर KO2 रखे रहते हैं, वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, बन जाता है पेरोक्साइड, साथ में O2 बन जाता है, O2 निकलती है, एरोबिक कंडीशन बढ़ जाता है। ऐसा कर सकते हो। देखो आगे लिखा हुआ है द ऑक्साइड्स एंड द पेरोक्साइड आर कलरलेस। ये ध्यान देना, ऑक्साइड और पेरोक्साइड कैसे हैं? कलरलेस के हैं, कलरलेस हैं, कोई कलर नहीं है इनमें। व्हेन प्योर, जब ये प्योर रहते हैं, जब प्योर फॉर्म में रहते हैं तो ऑक्साइड और पेरोक्साइड क्या होते हैं? कलरलेस। भाई प्योरिटी के बिना कलर नहीं आएगा इनमें, ये ध्यान रखना। प्योरिटी होगी तो कलर नहीं आएगा, लेकिन इम्प्योरिटी डालोगे तो कलर हो जाएगा। जैसे तुम देखते हो टॉयलेट करता है कोई, यूरिनेशन करता है, तो अगर प्योर होता है, जल्दी वाला होता है तो जल्दी निकल जाता है, प्योर होता है ना, कलर नहीं होता है। लेकिन अगर ज़्यादा देर रखते हो तो उसमें पेल कलर का आ जाता है, येलो फॉर्म का, तो वो इम्प्योरिटी मिल जाती है। तो इस बात से समझ सकते हो यूरेनाइट पिगमेंट होता है उसमें। अब यूरेनाइट मतलब यूरोक्रोम के ही मतलब क्लास का है। तो द ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, तो बट द सुपर ऑक्साइड आर येलो और ऑरेंज इन कलर। लेकिन जो सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, वो क्या होते हैं? येलो या ऑरेंज कलर के होते हैं ना, हल्का पेलिश होंगे, यानी कि येलो कलर के होंगे या किस कलर होंगे? ऑरेंज कलर के, संतरे कलर के होंगे। येलो या ऑरेंज कलर के होंगे कौन? सुपर ऑक्साइड। कौन? सुपर ऑक्साइड। लेकिन पेरोक्साइड और ऑक्साइड प्योर फॉर्म में कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। और सुपर ऑक्साइड कैसे होंगे? येलो होंगे या फिर ऑरेंज होंगे? येलो होंगे या ऑरेंज होंगे। आगे कह रहा था सुपर ऑक्साइड आर आल्सो पैरामैग्नेटिक। अब सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक क्यों होंगे? कि उसमें क्या पड़ा है? KO2, और KO2 पे चार्ज कितना है? -12, मानी ऑक्सीजन का बैलेंस चार्ज कितना है? -12। और इसको भी तुम जब पढ़े होगे केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग बताया गया होगा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? ये पैरामैग्नेटिक होता है KO2। तो इसमें भी क्वेश्चन ही पूछा गया हुआ है, वो भी बताएंगे। आगे कह रहा है कि सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सोडियम पेरोक्साइड होता है Na2O2, कौन होता है? सोडियम पेरोक्साइड जो होता है Na2O2, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, इसीलिए इसको ऑक्सोन भी कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, इसलिए ऑक्सोन भी कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन यूज किया जाता है? Na2O2। किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज किया जाता है। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछा है व्हाई इज KO2 पैरामैग्नेटिक। मैं पहले बता चुका हूँ, वही देखो लिखा हुआ है। कह रहा है द सुपर ऑक्साइड O2- इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाइस्टिक 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है एक, तो एक प्लस जुड़ जाएगा। हाँ, तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन O2 में कितना होता है? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। उस पर एक नेगेटिव और चढ़ा दिया गया तो एक खत्म हो गया, अनपेयर, वो पेयर हो गया, और एक क्या बच गया? पेयर्ड। तो अनपेयर्ड हो गया। तो ये ध्यान देना, पाइस्टिक 2p में होता है। किसमें होता है? पाइsp2 में।
पाई एस्ट्रिक 2p यानी कि पाई एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आसानी से बिल्कुल, और साथ में ये भी पूछ सकता है KO2 पैरामेट्रिक क्यों होता है, ओके। हाँ ठीक है। तो उसका एक ही कारण है 2 पाई एस्ट्रिक 2p मत बोलना। अब आगे कह रहा है तुम्हारा अगला, जो यार इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ये कैमरा रखा हुआ है इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, रुको 1 मिनट। ऐसे करना पड़ रहा है पूरा, चलो। द हाइड्रोक्साइड व्हिच आर ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड्स विथ वाटर आर ऑल व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने सब क्या होंगे, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। जितने भी हाइड्रोक्साइड बनेंगे रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड विथ वाटर, ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से जितने भी हाइड्रोक्साइड बनेंगे सब क्या होंगे, व्हाइट होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि उसे एल्केली मेटल में सिल्वरी व्हाइट पढ़े थे कहाँ पर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, कि ये सभी मेटल क्या होते हैं, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ना, और सॉफ्ट होते हैं। और यहाँ पे पढ़ रहे हो कि ये कैसे होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन होते हैं। क्योंकि आयनिक होंगे तो आयनिक क्या होता है, आयनिक जो मॉलिक्यूल होता है क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और साथ में व्हाइट होंगे तो व्हाइट ही है, ये ध्यान रखना। और व्हाइट अभी आगे भी पढ़ोगे एल्काइन अर्थ मेटल में, उसमें भी व्हाइट सिल्वरी व्हाइट आता है, और उसमें भी व्हाइट होते हैं हाइड्रोक्साइड। तो ये ध्यान रखना, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जितने भी हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ओके। आया कह रहा था एल्केली मेटल हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल बेसेस, यानी कि स्ट्रांग बेस कंसिडर किए जाते हैं, और सभी जितने बेस होते हैं उनसे क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। मेटल के हम एंड डिजॉल्व फ्रीली इन वाटर विथ इवोल्यूशन ऑफ मच हीट ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन। अगर हाइड्रेशन करोगे, इनका हाइड्रेशन होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि क्या है, स्ट्रांग बेस है, और स्ट्रांग बेस होने के कारण ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये बताओ एल्केली मेटल हाइड्रोक्साइड का कलर बताओ कैसा होता है, क्या कलर होता है, व्हाइट होते हैं इनके, व्हाइट एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और मेटल कैसा होता था, वो भी व्हाइट, वो होता था सॉफ्ट एंड व्हाइट, हाँ सिल्वरी व्हाइट, व्हाइट। सिल्वरी व्हाइट होता था। अब तुम्हारे पास में है हैलाइड्स। क्या है, हैलाइड्स। तो हैलाइड्स के बारे में कुछ पता करते हैं, देखते हैं। अरे यार कुछ कोई मिनट, हैलाइड्स सब सही है। अगर इसमें देखिए भैया जो अभी अप्लाई कर रहे हैं कि वाटर में अगर इसे डिजॉल्व करेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी, इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं। अगर देखिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, उसे वो वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसमें भी हाई एनर्जी रिलीज होती है। क्या उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती होगी, किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? हाँ ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांगर है ना। ये वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांगर में शायद नहीं आता है। अरे उसको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो उबाल आता है उसमें, तो उबाल तो आता है लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसको कभी देखे हो क्या, NaOH को भी देखे हो डिजॉल्व होते हुए, कंसनट्रेटेड नहीं देखे हो ना। ज़्यादा स्ट्रांगली होता है, जो तुम्हारे लेबोरेटरी में लिखा होता है, जो तुम्हारे लेबोरेटरी में होता है वो बहुत ही डाइल्यूट होता है, उसमें पानी मिलाते रहते हैं। हमने क्या किया था जब हम मतलब लैब में थे, तो हमने क्या किया, NaOH को जो 3 एसिड होते हैं ना, कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3, मैंने क्या किया, तीनों को एक में मिला दिया। उसके बाद में मैंने जो टेस्ट ट्यूब होती है ना, उसमें क्या किया, मैंने NaOH डाल दिया डाइल्यूट, और उसके बाद में मैंने डाला, जैसे जैसे इतना गजब फेना हुआ, दग गई पूरी टेस्ट ट्यूब। मैडम ने हमको 2 दिन लैब में नहीं आने दिया था। मतलब टेस्ट ट्यूब भी गल गई, दग गई। तो वो जल गया, हम जले नहीं, बच गए। वो टेस्ट वो पकड़े हुए थे उससे ना, जो स्क्रैप होता उससे पकड़ने वाला होता है, चिमटी से। देखो अब अगर हैलाइड्स पढ़ो, हैलाइड्स अगर द एल्केली मेटल हैलाइड्स, जैसे कि MX है, X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। X यहाँ पे ध्यान देना कौन है, सब चारों हैं इसमें, ठीक है, एस्टेटाइन को छोड़ के, एस्टेटाइन तो रेडियोएक्टिव है ना। आर हाल हाई मेल्टिंग, ये ध्यान देना, हाई मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि आयनिक है ना, पहले नंबर। लिथियम वाला को छोड़ के, लिथियम LiCl क्या होता है, समहॉट कोवैलेंट होता है, ध्यान देना। अगर LiCl आएगा तो एक्सेप्शन हो जाएगा, वो NaCl के बाद में आएगा, ये ध्यान देना। अब देखो हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। हाँ, कलरलेस सॉलिड हो गए। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑक्साइड, यानी कि अप्रोप्रिएट ऑक्साइड मिलाओगे तो बन सकते हैं यार आसानी से। ठीक, जैसे मान लो बनाना है तुमको NaOH या NaX बनाना है, यानी कि NaCl बनाना है, तो अप्रोप्रिएट हाइड्रोक्साइड उनका रिएक्शन करा दो। जैसे कि मान लो
मान लो कर लिए Na2O, ऐसे कोई आप अप्रोप्रिएट ऑक्साइड से करवा दोगे बन जाएगा। आगे कह रहा है कि देखो इस पे ध्यान नहीं देते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑक्साइड हाइड्रा ऑक्साइड और कार्बोनेट विथ एक्वस हाइड्रोक्साइलिक एसिड, यानी कि HX से मान लो तुमको NaCl बना है तो HCl से रिएक्शन करा दिए, साथ में Na2O है ना, तो अप्रोप्रिएट ऑक्साइड हाइड्रा ऑक्साइड कार्बोनेट को जब रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोहेलिक एसिड से यानी कि HX से, तो अप्रोप्रिएट MX टाइप बन जाएगा। अब MX यानी कि मान लो तुम्हारा MF हो गया, MCl हो गया, MBr हो गया, Mi हो गया, और साथ में M को भी चेंज कर सकते हो। हाँ, उसका जगह ठीक है, Na तो उसके लिए अप्रोप्रिएट ऑक्साइड हाइड्रा ऑक्साइड और कार्बोनेट लेंगे, और अप्रोप्रिएट क्या लेंगे, HX लेंगे जो हमको बनाना होगा। ओके, आगे कह रहा है ऑल ऑफ दीज हेलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है इनका, जितने भी हेलाइड होंगे, हाई नेगेटिव एंथैल्पी मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा ज़्यादा स्टेबल होगा, काफ़ी स्टेबल होगा। हाँ, क्योंकि पास आने से हाँ। ज्यादा हीट रिलीज होगी। हाँ, अब कह रहा है कि आगे कह रहा है द डेल्टा एच फॉर्मेशन वैल्यू, अब यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है डेल्टा एच फॉर्मेशन वैल्यू फॉर फ्लोराइड्स बीकेम लेस नेगेटिव एज बी गो डाउन द ग्रुप। जैसे हम डाउन जाएंगे ग्रुप में तो डेल्टा एच फॉर्मेशन वैल्यू जो फ्लोराइड वाला होगा वो क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव होगा। यानी कि तुम्हारे पास में अगर NaF दे दे NaF दे दे तो उसके बाद में नीचे कौन आएगा, KF आ गया, ठीक है, RBF आ गया, CSF आ गया। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा फ्लोराइड में? NaF होगा, सबसे कम CF होगा, सबसे कम हो जाएगा, सबसे ज्यादा NaF हो जाएगा क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा यहीं पर निकलेगी, ठीक है, और सबसे कम इसमें निकलेगी। तो ये सब इसका स्टेबिलिटी का एड्रेस में भी लिख सकते हो ना, और ये स्टेबिलिटी का एड्रेस में ले सकते हो। यानी कि वो कहना चाहता है अगर तुमको हीट ऑफ हाइड्रेशन का आर्डर पूछे कि सबसे ज़्यादा किस में निकलेगा तो NaF बनने में ना, कह रहा है कि NaF बनने में, कह रहा और यानी कि मेटल को चेंज करो, F को सेम रखो, तो नीचे जाने पर क्या होगी, डेल्टा एच हाइड्रेशन वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसके लिए, फ्लोराइड के लिए। लेकिन आगे कह रहा है कि whilst the reverse is true for delta H formation of chloride, bromides and iodide। लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए रिवर्स क्या होता है, ट्रू। मान लो तुम्हारे पास में क्या है, LiCl, NaCl, ठीक है, और साथ में क्या होगा, CHCl, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, अगर और डेल्टा H फॉर्मेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में निकलेगी, CHCl में ना, CHCl में निकलेगी ना। अगर तुम्हारे पास में मान लो कोई ब्रोमीन ले लिया तो वही कंडीशन इसका भी होगा। अब समझ गए कि डेल्टा एच फॉर्मेशन वैल्यू नीचे जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी, इसमें इंक्रीज होगी। हाँ, और इसमें क्या था, डिक्रीज होगी, डिक्रीज, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था नीचे जाने पर, ये ध्यान देना। अब ये कह रहा है कि फॉर ए गिवन मेटल डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑलवेज बीकेम लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। अगर तुमको आर्डर पूछ ले कि डेल्टा फ्लोराइड से लेकर आयोडाइड तक बताओ, यानी कि F माइनस कोई तुम्हारा हो, F माइनस कोई भी हो सकता है तुम्हारा ना, F माइनस यानी कि फ्लोराइड, और साथ में आयोडाइड I माइनस, इसके बीच में अगर आर्डर पूछ ले डेल्टा एच फॉर्मेशन वैल्यू का तो ऑलवेज क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा फ्लोराइड से लेकर आयोडाइड तक। ऑलवेज बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड, यानी कि कम होता जाएगा आयोडाइड की तरफ, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्लोराइड वाला होगा। ओके, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो इसमें दिया नहीं हुआ है, तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है अपने आप, तो अब तो बना लोगे ना क्वेश्चन अपने आप। आगे कह रहा है कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ये ट्रेंड फॉलो करेगा। ये नीट में पूछा भी जा चुका है, तो इसको ध्यान देना। सबसे ज़्यादा फ्लोराइड वालेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही स्टेबल होगा ना, यही ये लाइन जो लास्ट वाली लिखी है वही तो ये बता रहा है। सबसे ज़्यादा फ्लोराइड वाला, उसके बाद क्लोराइड वाला, फिर ब्रोमाइड वाला, उसके बाद आयोडाइड वाला। और आयोडाइड में तुमको पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और जो ऊपर वाले होंगे उनमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर से ज़्यादा तो स्ट्रांग होता है ना आयनिक कैरेक्टर। और आयनिक कैरेक्टर तुम्हारा फ्लोराइड ज़्यादा शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। और जो मान लो तुम एक मेटल को कॉमन ले लिए, Na को कॉमन ले लिए, NaF, NaCl, NaBr ऐसे बना रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में आएगी, फ्लोराइड वाले में आएगी, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उसको वो स्ट्रांग बॉन्ड भी बनाएगा, लेकिन ज्यादा स्टेबल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अपने आप क्वेश्चन बना सकते हो ना इस पे। ठीक, हाँ।
अब आगे कह रहा है कि ऑल दीज हेलाइड्स आर सलूबल इन वाटर, जितने भी ये हेलाइड हैं क्या हैं, सलूबल हैं वाटर में, ये ध्यान देना। NaCl। अच्छा एक बात बताओ, हम दो चीज तुमको पढ़ा चुके, H2O2 और LiCl, बताओ उसमें कितने कितने वाटर जुड़े रहते हैं, पहले बताओ H2O2 में, फिर बताओ LiCl में। H2O2 में एक ही होता है और LiCl में 2 होते हैं। बहुत बढ़िया। वाटर LiCl में क्या होते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, और तुम्हारा H2O2 में क्या थे, 1 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ था, लेकिन NaCl KCl इसमें सब में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं था। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, कह रहे हैं कि ऑल दीज हेलाइड्स आर सलूबल इन वाटर, सभी क्या होते हैं, सलूबल होते हैं वाटर में। NaCl भी आसानी से घुल जाता है ना, KCl भी घुल जाता है, सब आसानी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे तो वाटर भी क्या है, आयनिक है, टूट जाएंगे। हाँ ठीक है। वाटर भी तो पोलर है ना, और पोलर पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक। लेकिन वाटर में अल्कोहल भी घुल जाता था ना, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो भी घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा वाटर में, तो ये भी ध्यान रखना। आगे कह रहा है कि द लो सोलबिलिटी ऑफ Li, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, कह रहा है लो सोलबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी, यानी कि लैटिस एंथैल्पी, देखो लैटिस एंथैल्पी जो होती है, जितना खोटा उतना ज़्यादा छोटा, ध्यान रखना, ठीक है, जितना छोटा उतना ज़्यादा छोटा। तो LiF में लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जब लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये कहेगा हम टूटेंगे, कहेगा हम नहीं टूटेंगे, तुम जितना जोर लगा लो, जल्दी ये क्या करेगा, टूटेगा नहीं, तो इसका लैटिस एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये Li+ F नेगेटिव में जल्दी टूटेगा नहीं, और नहीं टूटेगा तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, लो हो जाएगी, क्योंकि टूट ही नहीं रहा है, पानी में टूट ही नहीं रहा जल्दी, तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका अगर कोई कारण पूछे कि LiF क्यों कम सलूबल है, तो क्या बताओगे, तो क्योंकि वो मतलब कि एनर्जी ज्यादा है ना, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है इसकी, ठीक है, रीजन हो गया। आगे कह रहा है व्हेयरएज द, पीछे वाले में अगर देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी जो दी हुई है, हाँ, अगर उससे कंपेयर करें उसमें आयन दिया हुआ है, आगे 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 है, आगे हाइड्रेशन एंथैल्पी भी है। देखो कह रहा है व्हेयरएज द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CSI इज ड्यू टू द स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ इट्स 2 आयन। जो CSI की लो सॉल्युबिलिटी है वो किसके कारण है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, सलूबल होगा। लेकिन CSI में हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम है। देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी उसी की ज़्यादा होती है जो खूब छोटा होता है, ठीक है, इसका साइज तो बहुत बड़ा छोटा होगा। देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी का आर्डर जब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे या तुम्हारा पीरियडिक टेबल पढ़ाते हैं तो वहाँ अच्छे से बताते हैं कि हम तो अपना जुगाड़ बनाए हुए हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन से कम या 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, और कॉमन आयन को देख लेते हैं आराम से, हम अपना निकाल लेते हैं। कॉमन आयन देखे कि 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाला है कि 10 इलेक्ट्रॉन से कम आने वाला है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाला होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी के, अगर 10 इलेक्ट्रॉन से कम वाला होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एंथैल्पी के, और लैटिस एंथैल्पी नीचे आने पर घटती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी साइज के डायरेक्टली साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना ज़्यादा होती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का आर्डर जब वहाँ पीरियडिक टेबल में पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे, बस इतना जहाँ जितना दिया हुआ उतना रट लो, ठीक है, पढ़ाएंगे भी तो, ठीक है। आगे कह रहा है कि अदर हेलाइड्स ऑफ लिथियम आर सलूबल इन इथेनॉल। जो अदर हेलाइड होते हैं लिथियम के ये ध्यान रखना, क्योंकि लिथियम के हेलाइड सम हॉट कोवेलेंट इन नेचर, और लिथियम LiCl तो कम कोवेलेंट होगा, Li तो कोवेलेंस में इनका बाप होगा कोवेलेंट कैरेक्टर में, क्योंकि Li क्या होता है I-, और I- सबसे बड़ा, और तुम पढ़े हो फजान रूल में कोई भी एनायन अगर जितना बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, और कोई भी कैटायन जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो Li में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, LiCl में उसमें सबसे कम है मेरे LiCl वाले में, तो Li में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये कह रहा है कि अदर हेलाइड्स ऑफ लिथियम, जो दूसरी हेलाइड होंगी लिथियम के जैसे LiCl, LiBr, Li ना, आर सलूबल इन इथेनॉल, कि क्या होती हैं, इथेनॉल में सलूबल। इथेनॉल क्या है, कोवेलेंट है ना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, इसलिए वाटर में सलूबल है, लेकिन ये कोवेलेंट तो है। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल जैसे इथेनॉल, एसीटोन भी कोवेलेंट है, लेकिन एसीटोन में भी क्या पाया जाता है, डायपोल मोमेंट होता है, यानी कि पोलर होता है एसीटोन भी, इसलिए एसीटोन भी वाटर में सलूबल हो सकता है ना। अगर देखो एथेनॉल, एसीटोन,
एसिटिल एसीटेट, तो ये सब क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। एथेनॉल, एसीटोन, एथिल एसीटेट, इसमें भी क्या होता है, जो अदर लिथियम के हैलाइड होते हैं वो इसमें भी सलूबल होते हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए LiCl इज सलूबल इन पिरिडीन आल्सो, तो LiCl पिरिडीन में भी घुल जाता है, ये ध्यान देना। यानी कि LiCl क्या होता है, पिरिडीन में भी सलूबल है। LiCl क्या है, पिरिडीन में भी सलूबल है। अब यहाँ तक अच्छा लगा हो तो बताओ, ना अच्छा लगा हो तो फिर से पढ़ाएं। नहीं, ना अच्छा लगा हो तो हमको जगह मंगाए, अच्छा लगा हो हाँ, अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो। अरे यार चूतिया बना रहे हैं हमको ही, हमारा नुकसान कर रहे हैं। 10.2.3 चलो आगे बढ़ो। 10.2.3 जब मतलब सेलेक्ट हो जाना तो फोटो छपवा देना, और क्या। 10.2.3 इस हमारे दिल में साफ ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। आगे देखो क्या रहा है, ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन व्हिच द एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड टू द सेम एटम, जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। तो कार्बोनिक एसिड से H2CO3 है ना, तो इसको लिख सकते हो OCOH का होल ट्वाइस। तो जिसमें OH प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, ऑक्सो ग्रुप होगा। क्या होगा, ऑक्सो ग्रुप। और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा यानी कि OH, ध्यान देना आगे काम आएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें होगा यानी कि OH, ठीक है, उससे विथ एन ऑक्सो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम एटम, जैसे कि कार्बोनिक एसिड में क्या है, H2CO3 OCOH का होल ट्वाइस। अगर तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सो एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सो एसिड। तो तुमको एग्जांपल देके पूछ सकता है कि कौन सा ऑक्सो एसिड है। उसमें मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें भी तो OH समूह है। हाँ, तो ऑक्सो मतलब क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, देखो OH है इसमें ना, H2CO3 OH में है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है विथ एन ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो ग्रुप कौन होगा, CO ना, अच्छा। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन ऑक्सो ग्रुप ना। तो ऐसा ग्रुप अगर कोई दिखाई पड़े तो उसको क्या क्लासिफाई करोगे, ऑक्सो एसिड। क्या क्लासिफाई करोगे, ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड का एग्जांपल पूछे तो बता सकते हो ना कि इसमें से कौन कौन है ऑक्सो एसिड। तो उसको बताने के लिए क्या देखोगे, OH और साथ में ऑक्सीजन से जुड़ा कोई है कि नहीं है। मतलब बच जाए, चाहे एक ही ऑक्सीजन बच जाए, चाहे एक ही ऑक्सीजन बच जाए OH को छोड़ के, OH बैलेंस होना चाहिए। देखो OH बैलेंस है 2, अब बच जाए ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं बचा तो ऑक्सो एसिड नहीं होगी। अगर उसमें OH नहीं होगा तो ऑक्सो एसिड नहीं होगी। ओके, जैसे मान लो SO2 ऑक्सो एसिड है, नहीं SO3 ऑक्सो एसिड है, नहीं CO2 ऑक्सो एसिड है, H2SO4 ऑक्सो एसिड है, H2SO4 जी है वो, H2SO4 है ऑक्सो एसिड। H2SO4 है। आगे देखो लिखा हुआ एग्जांपल देख नहीं पाते हो, नकल भी नहीं कर पाते हो। आगे देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें देखो OH बन जा रहा है 2 ना, OH का होल ट्वाइस, साथ में O2 भी बच जा रहा है ना, यानी कि ऑक्सो ग्रुप भी है और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। क्या हो गया, ऑक्सो एसिड। क्या हो गया, क्या हो गया, ऑक्सो एसिड हो गया। आय कह रहा है कि द एल्केली मेटल्स फॉर्म साल्ट्स विथ द ऑल द ऑक्सो एसिड। अब यही चीज समझाने के लिए मैं तुमको चीज अभी तक ये बोल रहा था, यही चीज, क्योंकि ऐसा बना के पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताओ एल्केली मेटल किससे किससे रिएक्शन बना करेगा और ऑक्सो साल्ट बनाएगा। सीधा इसे बोलेगा कि बताइए ऐसा कौन मान लो सोडियम दिया तुमको, क्या है, सोडियम क्या है, एल्केली मेटल है ना। कहा कि सोडियम मेटल किससे रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा। वो तो सही है, उसका हाइड्रोजन है, मतलब अगर प्रोटीन उसमें दिया हुआ है वो हाइड्रोजन निकाल के तो डायरेक्ट ये खोटी सी लाइन तुमको डायरेक्ट चिपका सकता है कि द एल्केली मेटल्स फॉर्म साल्ट्स विथ ऑल द ऑक्सो एसिड। जितनी भी ऑक्सो एसिड होंगी उनसे क्या बनाएगा, साल्ट। यानी कि जो OH वाला दिख रहा है प्यारा सा OH, बच्चा सा लटका हुआ, उसके साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन को कहेगा हट, और आएगा Na घुस जाएगा, और आ क्या, सोडियम घुस जाएगा, ऐसा आके क्या जाएंगे, घुस जाएंगे। तो सभी ऑक्सो एसिड से क्या बनाता है, साल्ट। कौन, एल्केली मेटल। पॉइंट समझ में आया। आया कह रहा दे आर जनरली सलूबल इन वाटर। वाटर में जनरली सलूबल होंगे, साल्ट होगा, क्योंकि वो भी तो आयनिक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, तो भी वो आयन में टूटेंगे तो वाटर में सलूबल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। कह रहा एंड दी थर्मली स्टेबल। ये ध्यान देना, जितने भी साल्ट बनेंगे वो क्या होंगे, थर्मली स्टेबल होंगे। क्या होंगे, स्टेबल होंगे। थर्मली क्या होंगे, वाटर में सलूबल होंगे, साथ में थर्मली स्टेबल होंगे। प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट ही है, एनसीईआरटी का हर लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ लेना।
प्रत्येक लाइन है कौन, ये जरूरी है कि इंग्लिश ज़्यादा बुक हो। थर्मली स्टेबल है ना, थर्मली स्टेबल है। आगे देखो कह रहा है डियर कार्बोनेट्स जैसे M2CO3 एंड इन मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि दोनों को ध्यान देना, M2CO3 को भी और इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाई कार्बोनेट भी कह सकते हो ना इसको, तो बाई कार्बोनेट भी आल्सो आर हाईली स्टेबल टू हीट, यानी कि हाईली स्टेबल होता है हीट में, यानी कि इसको तुम हीट करोगे तो टूटेगा नहीं, लेकिन लिथियम वाला टूट जाता है, अभी आगे पढ़ना है। ओके, यानी कि इसको हीट करोगे, जो इनके हाइड्रोक्साइड इनके जो कार्बोनेट होंगे और बाई कार्बोनेट होंगे वो हीट करने पर टूटेंगे नहीं, यानी कि M2CO3 और MHCO3 यानी कि Na2CO3 ले लो, K2CO3 ले लो, Li2CO3 को छोड़ के, क्योंकि वो टूट जाता है Li2O और CO2 में, क्योंकि Li2O और CO2 ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, Li2CO3 से, और ये रीजन इसका होता है कि पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है लिथियम की, पहले बता चुका हूँ, अभी आगे भी बताऊँगा। आगे देखो ये लिखा हुआ है इसमें भी, तो ये चीज़ समझ में क्लियर हुआ कि M2CO3 और MHCO3 ज़्यादा स्टेबल होंगे हीट से, यानी कि हीट दोगे जल्दी टूटेंगे नहीं, जल्दी टूटेंगे नहीं। अब अभी हमने बताया साइज जैसे अगर ज्यादा है उसकी, हाँ तो साइज बढ़ने पर कुछ ऐसे भी कैरेक्टर थे जो साइज बढ़ने पर मतलब साइज बढ़ा है, हाँ अगर किसी से बॉन्डिंग करते हैं तो वो आसानी से टूट जाते हैं। हाँ, ऐसा तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ताप के प्रति स्थायित्व मतलब क्या, अगर उसे गर्म कर रहे हैं तो उसका बॉन्ड भी आसानी से टूट जाना चाहिए ना। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है M2CO3 की, इसलिए नहीं टूट रहा है, क्योंकि कैल्शियम का मान लो तुम्हारे पास में K2CO3 है, Na2CO3 है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। जब कोई रिएक्शन तभी होती है जब वो फिजिबल हो, जब उसके कंडीशन अप्लाई हो। मान लो तुम अगर किसी पहाड़ी पे वाटर छोड़ दिए, पानी का एक भगोना लेकर गए और ऊपर से डाल दिए ना, तो आसानी से नीचे आ जाएगा, क्या है, क्योंकि वो फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन अब तुम सोचो कि हम बॉटम पे छोड़ दें और ऊपर पानी चढ़ जाए, ऐसा कभी होगा? क्योंकि फिजिबल नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो उसके लिए तुमको बहुत ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। मैंने कहा है कि हाईली स्टेबल है हीट में, ऐसा नहीं कहा हूं कि कभी टूटेगा ही नहीं। अच्छा, लेकिन बाकी के कंपेयर में तो ज्यादा है। बाकी के कंपेयर में क्या होता है, जो Li2CO3 होता है वो मैंने तुमसे बताया कि Li2O और CO2 के तुलना में कम स्टेबल है। कौन? Li2CO3। तभी टूट जाता है, रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि हम ज़्यादा स्टेबल बने। अच्छा, Li2O CO2 ज़्यादा स्टेबल होता है, वो जो चाहती है कि हम जाएं Li2O और CO2 में चेंज हो जाए, जो कि ज़्यादा स्टेबल है। तो कोई क्यों अनस्टेबिलिटी रखेगा? सब सोचेंगे कि हम स्टेबल हो जाएं। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अगर है एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा नीचे जाने पर ना, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीज, जो तुम कह रहे थे, एटॉमिक साइज बढ़ी ना, साथ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है जी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी भी तो बढ़ेगी जाने पर नीचे, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर तो नीचे बढ़ेगा ना। नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ से ज्यादा बढ़ हो जाएगा? जिसकी साइज छोटी होती है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा ना, उसका नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। सुनो तुम बता रहे हैं, एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीजेज। यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, सुनो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कह रहा है, हम समझा रहे हैं तुमको क्या हम बोले हैं। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तुमको देखना है, Li+ का सबसे कम, ठीक है, Cgm+ का सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, Z- सिग्मा, ठीक है। सिग्मा क्या है, सेटर कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो नीचे जब नीचे जाते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट। हाँ हाँ, सुनो जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट केवल बढ़ेगा। हाँ, समझ में आया। क्योंकि जब नीचे जाते हो तो जेड भी बढ़ रहा है और सिग्मा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन हाँ, और तो जब दोनों बढ़ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ग्रुप में कांस्टेंट आता है नीचे जाने पर, आगे जाने पर बढ़ता है।
जेड मतलब नंबर इसको जब केमिकल पीरियोडिसिटी पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से निकालना भी बताएंगे कि NS हो तो कैसे निकालोगे, NP हो तो कैसे निकालोगे, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे उसको अच्छे से बताएंगे। और वही भी बताएंगे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो तो उसका सिग्मा कितना होता है, वो सब अच्छे से बताएंगे। जेड इफेक्टिव कहाँ पर एक बढ़ेगा इसका तो कितना बढ़ जाता है, वो सब अच्छे से बताएंगे जब केमिकल पीरियोडिसिटी पढ़ाएंगे। वैसे NCERT में नहीं है, NCERT के बाहर है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए अभी तो NCERT पढ़ा रहे हैं, इसलिए NCERT पढ़ रहा हूँ। आगे कह रहे हैं देखो, हाँ एक चीज़ मुझसे गलत निकल गई था कि मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो उसको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखो द स्टेबिलिटी ऑफ द, मुझे कहना चाहिए था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इंक्रीजेज। तो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इफेक्टिव फिर बोल दे रहे हैं, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, आगे कह रहा है कि लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट के प्रति स्टेबल नहीं है, कि लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है ना, इसलिए पोलराइजेज ये लार्ज CO3 आयन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल Li2O एंड CO2O। तो Li2O और CO2 ज़्यादा स्टेबल किससे है, Li2CO3 से। ओके, और छोटा है इसलिए फजान रूल के अनुसार छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा यानी कि पोलराइजेशन ज़्यादा, पोलराइजेबिलिटी एनायन की ज़्यादा, एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा कब होती है, जब उसका साइज बड़ा होता है। तो CO3 बड़ा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, और पोलराइजेशन कर देता है ज़्यादा Li+, क्योंकि छोटा है। ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब आगे कह रहा है कि इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एक्सिस्ट एज ए सॉलिड, ये ध्यान देना, इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है यानी कि LiHCO3 वो सॉलिड रूप में नहीं पाया जाता है। और एक चीज़ बताओ मुझे, लिथियम और किस में डायगोनल रिलेशनशिप थी, तो ये तुम्हारा लिथियम का जो बाई कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है, ऐसे ही मैग्नीशियम का भी नहीं रहता है। अभी सिमिलरिटी देखो, हाँ इसमें दिया हुआ है। तो ये चीज़ आगे है, उसको देखते हैं। और अभी यार तो बहुत ही टाइम लगेगा इसमें, अच्छा ऐसे पढ़ाएंगे, तेज पढ़ाना पड़ेगा ना, लेकिन यार समझा के पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का। देखो आगे है 10.3 एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम का एनोमलस प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ। ऐसे अंग्रेज बना के चले गए, इंग्लिश की बोल ही नहीं मिलता है। देखो असंगत व्यवहार देखते हैं इसका शुद्ध हिंदी। देखो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू द फर्स्ट एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है ना ऑफ इट्स एटम एंड आयन, इसके आयन और एटम का क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। सेकंड क्या होता है, हाई पोलराइजिंग पावर होता है, कि छोटा होता है तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। दैट इज चार्ज टू रेडियस रेशियो ज़्यादा होता है ना, चार्ज टू रेडियस रेशियो ज़्यादा होता है ना इसका, क्योंकि Li+ एक ही चार्ज हो गया, रेडियस कम है तो ज़्यादा ही होगा, नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगी, इसलिए चार्ज टू रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। हाँ, इसलिए हाई पोलराइजिंग पावर होता है इसका, चार्ज टू रेडियस रेशियो भी ज़्यादा होता है। आगे कह रहा है एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये पहले ही बता चुका हूँ कि लिथियम कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। ओके, आगे कह रहा है फर्दर लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप टू मैग्नीशियम व्हिच हैज बीन डिस्कस सब्सिक्वेंटली, यानी कि नीचे दिया गया हुआ कह रहा आगे दिया। देखो अब लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलरिटी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं कि आखिर क्या बात है। कह रहा है देखो इसमें कह रहा है लिथियम इज मच हार्डर, लिथियम क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्डर है, तो पहला पॉइंट हो गया। इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन द अदर एल्केली मेटल्स। मैंने तुमको वहाँ से चार्ट पढ़ा था, बताया था कि एस्प्लाक में ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है, नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है ना ना। देखो तो इसलिए लिथियम क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का होता है सबसे ग्रुप है उसके, और साथ में क्या होता है, मच हार्डर होता है, यानी कि हार्ड बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। लिथियम क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी नीचे आने पर बढ़ती थी ना, तो लिथियम क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, बट द स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर रखा है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव E0 होता है इसका। ओके,
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है एमंग ऑल द एल्केली मेटल्स, जितने भी एल्केली मेटल हैं सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम है। आगे कह रहा ऑन कंबशन इन एयर इट फॉर्म्स मेनली मोनोऑक्साइड, केवल मोनोऑक्साइड बनाता है Li2O, लेकिन और अदर भी बनाते हैं ना। और एंड द नाइट्राइड Li3N, यहाँ पर बताया था मैंने कि LiN3 नहीं है, Li3N है, लिथियम नाइट्राइड, लिथियम एजाइड एजाइड है, ठीक है। अनलाइक अदर एल्केली मेटल, जो कि अदर एल्केली मेटल नहीं करते हैं, जैसे अदर एल्केली मेटल डायरेक्टली नाइट्रोजन से कंबाइन नहीं करते हैं, Li3N नहीं बनाते हैं, Li2O मोनोऑक्साइड नहीं बनाते हैं, Na2O बनता है, मोनोऑक्साइड है ना, लेकिन Li2O ज़्यादा फेवर है। अब देखो अगला थर्ड पॉइंट कह रहा है LiCl इज डिलिक्विसेंट एंड डिलिक्विसेंट मतलब कि हाइग्रोस्कोपिक। क्या होता है? हाँ, इसका मतलब थोड़ा सा डिलिक्विसेंट मीन्स होता है हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि वाटर को चिपकाने वाला। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर को सोखने वाला, यानी कि कहीं पानी हो तो LiCl को रख दोगे तो LiCl पानी को चिपका लेगा, जिससे जैसे H2 कर लिया ना, तो वाटर को अपने साथ ले लिया तो क्या हो जाएगा? सूखा भी कर सकते हो कुछ मात्रा में, पता नहीं, अब इसका सूखे लिए यूज नहीं करते हैं, इतना महंगा होता है यार, कौन यूज करेगा। LiCl इज डिलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइजेज एज ए हाइड्रेट LiCl.2H2O, इसको डायरेक्ट पूछ सकता है कि कैसे होता है इसका LiCl.2H2O, ठीक है। Whereas अदर एल्केली मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट, कोई बनाता है NaCl की डाट लगा होता है, नहीं लगा होता है, बताओ H2O2 के साथ में कितना लगा था? एक लगा था। ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट है लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन द सॉलिड फॉर्म व्हाइल ऑल अदर एलिमेंट्स फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी ऊपर ही दिया। ऊपर बता चुका हूँ। आगे कह रहा है फिफ्थ पॉइंट कह रहा है लिथियम अनलाइक अदर एल्केली मेटल्स फॉर्म्स नो इथाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहा है लिथियम अनलाइक अदर एल्केली मेटल्स फॉर्म्स नो इथिनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन। इथाइन के साथ में रिएक्शन करने पर कोई भी इथिनाइड नहीं बनाता है। इथाइन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH ना, तो जो H होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम होगा तो कहेगा चल हट, और तुम खुद जाके चिपक जाएगा, लेकिन लिथियम ऐसा नहीं कर पाता है। लिथियम ऐसा नहीं कर पाता है, यानी कि अभी तुम जब वहाँ पर पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन में, तो वहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH का रिएक्शन आएगा, तो वहाँ पर पहले क्या करेंगे? सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, तो सोडियम से एक हटाएंगे, उसके बाद में दोनों हटा देंगे Na से, और फिर अदर कंपाउंड बनाना होता है तो उससे CH3X से रिएक्शन कर देंगे, RX से रिएक्शन कर देंगे, और X NaX निकल जाएगा और R जाके जुड़ जाता है, यानी कि हाइयर बनाने के लिए यूज करते थे उसको। हाँ, उसका उपयोग करते हैं। तो हाँ, वहाँ वो छोड़ो, रेड हॉट ट्यूब अलग है, ठीक है। तो उसके लिए यूज किया जाता है, लिथियम नहीं यूज किया जा सकता है। चेन बढ़ाने के लिए, इथाइन का चेन बढ़ाने के लिए एल्केली मेटल का यूज किया जाता है, लिथियम का नहीं, क्योंकि ये इथिनाइड बनाता ही नहीं है कमीना। अच्छा, यहाँ पर जो दिया हुआ है, और अच्छा ही नहीं बनाता यार, महंगा है लिथियम, ऐसे तो बैटरी वैटरी बनती है। यहाँ पर जो दिया हुआ है, हाँ, वो कह रहा है जैसे वहाँ पे आपने बताया एथाइन में से अगर ये लिथियम से इसे रिएक्ट करवाएंगे तो ये बॉन्ड तोड़ेगा या फिर H को रिप्लेस, अगर अदर मतलब लिथियम तो कुछ नहीं करेगा। हाँ, और तो बांध जोड़ेगा नहीं तो कैसे जुड़ेगा? नहीं, अगर हमने सोडियम ले लिया, हाँ, तो C और C के बीच का बॉन्ड तोड़ता है कि C और H का बॉन्ड? C का बांध क्यों तोड़ देगा महाराज? C का बांध तोड़ पाएगा? ट्रिपल बांध है वो, ट्रिपल बांध C ट्रिपल, अरे यार नहीं होता, ये ऐसे रहता है ना इथाइन, और लीनियर होता है C ट्रिपल बांड CH। अब तुम आए भैया पहलवानी करके, अब तुमको कह रहा है कि कोई बांध तोड़ दो, कौन तोड़ोगे? H वाला तोड़ेंगे, ट्रिपल वाला थोड़ी। भाई तुमको एक गट्ठर दिया लकड़ी का, एक लकड़ी दिया तो कौन तोड़ोगे तुम? टूट ही जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, और ये नेगेटिव, ये तुम्हारा H है जो एसिडिक है, तुमको पढ़ाएंगे स्टोंक्स, यानी कि सल्फर से लगा हुआ हाइड्रोजन, टर्सरी का कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से लगा हुआ हैलोजन, और हैलोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन। ये क्या होता है? एसिडिक होता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये S मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन से लगा है ना, sp से लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? एसिडिक है। और एसिडिक है तो इसको एसिडिक हाइड्रोजन, भाई सब कोई भूखा होता है एसिडिक हाइड्रोजन का, ठीक है। तो एसिडिक को कहेगा हट, साथ में Na+ ही केवल थोड़ी यूज किया जाता है, और यूज कर किया जाता है ना कि H+ को ले ले, ठीक है, H+ बाहर निकल जाता है और NaCl जाके ठुक जाता है। अब जो 6th पॉइंट है, कह रहा है लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड। अगर लिथियम नाइट्रेट को, यानी कि LiNO3 होगा ना, अगर उसको हीट करोगे तो क्या बनाएगा? Li2O, साथ में NO2 बनाएगा और O2 निकाल देगा,
whereas other alkali metal nitrate decompose to give the corresponding nitride। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, केवल ये सोडियम के लिए नहीं है, जितने भी इसके हैं नीचे वाले सबके लिए हैं। तो LiNO3 2 Li2O प्लस 4 NO2 प्लस O2 बनाता है। यहाँ पे मोनोऑक्साइड बन गया ना Li2O, ठीक है, साथ में NO2 बन गया और O2 निकल गया ना, O2 तो इसमें भी निकल रहा है, ठीक है। अब जैसे और अदर हो गए जो जितने भी अब नाइट्राइड पढ़ोगे वो फॉलो करेंगे लिथियम को, फॉलो करेंगे। और नहीं लिथियम को छोड़ के बाकी सबको फॉलो। अरे सुनो ना तुम, मैं कह रहा हूं कि जितने भी नाइट्राइड मिलेंगे वो फॉलो करेंगे लिथियम नाइट्राइड को। अच्छा नाइट्राइड, सॉरी, हाँ लिथियम नाइट्राइड को। लेकिन एल्केली मेटल का सब यानी कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये ही केवल ऐसा रिएक्शन देंगे, यही इनका कैरेक्टरिस्टिक है, ये समझ लो। और जो कार्बोनेट वाला है, बाइकार्बोनेट वाला है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि हाईली स्टेबल है, समझ गए। और सभी जो ऑक्साइड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होंगे वो लिथियम जैसा ही लगभग टूट जाते हैं। अच्छा, तो लिथियम का याद करके और सब ऑक्साइडों का रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 LiNO3 गिव्स आउट करेगा 2 Li2O प्लस 4 NO2 प्लस O2 दिया। अब ऐसे ये तुम्हारा टूटता था Li2O प्लस 4 NO2 प्लस O2 में। अब NaNO3 को जब तोड़ोगे तो ये पहले अपना मेटल नाइट्राइड बनाएगा, करस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्राइड बनाएगा, उसके प्लस O2 क्या बनाएगा, प्लस O2। तो यहाँ पर NaNO2 बन जाएगा, KNO2 बन जाएगा, CsNO2 बन जाएगा ना। लेकिन जो अदर होंगे लिथियम को लेके और सब लेके वो क्या बनाएंगे, Li2O टाइप यानी कि M2O टाइप प्लस NO2 प्लस O2 निकालेंगे। ओके, पी ब्लॉक में एग्जाम्पल कई सारे पढ़ोगे। आगे देखो LiF, तो वहाँ पर हम जब पढ़ाएंगे तो हमको याद रहेगा, हम पूछेंगे, याद रखना। 7th क्या है, LiF एंड Li2O आर कंपेरेटिवली, बता चुका हूँ। LiF तो बता चुका हूँ कि लैटिस एंथैल्पी हाई होती है ना, इसलिए सलूबर कम होता है। और Li2O भी मैंने बताया था कि Li2CO3 से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, Li2O और CO2 ना, तभी तो चेंज हो जाता है ना, हीट करने पर टूट जाता है उसमें, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो LiF एंड Li2O आर कंपेरेटिवली मच लेस सलूबल इन वाटर देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर एल्केली मेटल्स। तो अदर करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर एल्केली मेटल्स से कम सलूबल कौन होता है, LiF और Li2O, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, हाई, और लैटिस एंथैल्पी हाई तो कहेगा बाय बाय, हमको नहीं चाहिए वाटर, जाइए, ठीक है। तुम क्या करोगे जानते हो, तुम भोजपुरी गाना गाओगे। यहाँ तक हो गया LiF एंड Li2O आर कंपेरेटिवली मच लेस सलूबल इन वाटर देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर एल्केली मेटल्स। अब हम अगला पॉइंट यानी कि ये तुम्हारा है 10.3.1 10.3.2, ये पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, ये अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी NCERT लाइन टू लाइन पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो सके।